जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अक्सर बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो किसी मुद्दे पर, किसी बिल पर लोकसभा में तो मैनेज कर लेगी, लेकिन राज्यसभा में दिक्कत होती क्योंकि संख्या बल कम है। एनडीए का संख्या बल है, लेकिन उसमें भी मनाने की और बैकडोर सपोर्ट की सबकी जरूरत पड़ती है, ज्यादा मैनेज करना पड़ता है, कसी हुई वोटिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है राज्यसभा के अंदर, जिसके बाद जो बाजी है पलट सकती है, पलड़ा जो है वो एनडीए की तरफ और झुक सकता है। राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिनकी तारीख आ चुकी है 16 मार्च को और 26 तारीख को अभी इसकी घोषणा हो जाएगी। इन 37 सीटों में बड़े ऐसे समीकरण बन रहे हैं जिसमें कई नेताओं की सांसदी, बड़े नेताओं की सांसदी भी दांव पर लगी हुई है। साथ ही राज्यसभा में संख्या बल भी बदल सकता है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी ने अभी कुछ राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उड़ीसा में सरकार बना ली है, वहां पर भी बहुमत में है। बिहार में अभी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, महाराष्ट्र में किया है, जिसका असर सीधे सीधे राज्यसभा की सीटों पर पड़ेगा, क्योंकि उसी से ही वोटों की संख्या निकलती है। कैसे निकलती है ये भी आपको बताऊंगी। साथ ही कई बड़े नेता जो हैं, इस बार उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है अप्रैल में, जिस पर चुनाव है। शरद पवार है, प्रियंका चतुर्वेदी है, रामदास अठावले है। इसके अलावा बिहार में बात करें, प्रेमचंद गुप्ता है, हरिवंश नारायण सिंह है, उपेंद्र कुशवाहा है। तेलंगाना में सुरेश रेड्डी है और अभिषेक मनु सिंह भी, उनको तेलंगाना से भेजा गया था, हिमाचल में वो हार गए थे। कनिमोझी है और केटीएस तुलसी है, किरण चौधरी है, थम्बादुरई है। ऐसे कई सांसद हैं, बड़े सांसद हैं, जिनकी सांसदी इस बार जा सकती है। हो सकता है कि कुछ को दोहराया ना जाए और कुछ हो सकता है कि चुनाव में संख्या ही उनको ना मिले। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ा मामला फंसा हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर बड़े नेता, राजनीति के चाणक्य शरद पवार फंसे हुए हैं, क्योंकि इस बार की विधानसभा में हालत बुरी हुई थी। इन सभी राज्यों पर बात करते हैं। 10 राज्यों में चुनाव है, जिनकी 37 सीटें हैं और मामला कई जगह बड़ा फंसा हुआ है। कांग्रेस कई सीटें हार सकती है और बीजेपी अपनी संख्या सीधे सीधे बढ़ा सकती है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है राज्यसभा की सीटों का। हम इसकी तुलना, ये मैं आपको महाराष्ट्र के जरिए बता देती हूँ। महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें हैं 288 और जितनी राज्यसभा की सीटें खाली हैं वो है 7। अब 7 जमा 1 8 को हम भाग देंगे, 288 को हम भाग देंगे 8 से, ये संख्या आती है 36। फिर उसमें 1 जोड़ देंगे, बनेगा 37। तो यही इसका फॉर्मूला है। अब 37 वोट चाहिए होंगे राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए। यही फॉर्मूला बिहार में होगा। बिहार में 5 सीटें खाली है, बंगाल में 6 सीटें खाली है। तो उनकी विधानसभा सीटों के अनुसार ही उनकी जीत की जो संख्या, वोटों की राज्यसभा में जीत के लिए जो संख्या है वो निकलेगी। अब यहाँ पर मामले फंसे हुए हैं। कहां कांग्रेस को बहुमत के बाद भी समस्या है, सब जानते हैं। देखिए महाराष्ट्र की बात पहले कर लेते हैं। महाराष्ट्र में यहाँ शरद पवार फंसे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी फंसी है, क्योंकि 7 में से 6 सीटें सीधे सीधे महायुति को जा रही है। 37 चाहिए और महायुति के पास इस वक्त 229 की संख्या है और पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो मात्र 1 सीट ला सकता है, जिसमें इनके कुल मिला के 46 बनते हैं, लेकिन उसमें भी मारामार है। शरद पवार ने भी दावा कर दिया, आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं कि भाई 20 तो हमारे विधायक है, हमें ज्यादा मिलना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी जो इतने दिनों से जुगाड़ में थी, कभी बीजेपी, कांग्रेस से तो वो लौटी ही थी और यहाँ सपा में कोशिश कर रही थी। अभी उनका भी कहीं मामला फिट नहीं हो पाया है, सांसदी जाने के पूरे कगार पर है। तो यहाँ महाराष्ट्र में एक अनार 100 बीमार है, दावे पर दावे हो रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं और वो एक सीट पे भी अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो उन्हें मिलेगी, वरना तो क्रॉस वोटिंग हो गई तो वो एक सीट भी इनके पास से जाने वाली है। बिहार में जो चुनाव हुए हैं उससे बहुत कुछ बदल गया है। प्रेमचंद गुप्ता, हरिवंश नारायण सिंह की, वो तो जदयू से है, तो वहां पर तो मामला 4 सीटों का है। 4 में से 2 बीजेपी और 2 जदयू के पास जा सकते हैं। एक सीट पर प्रेमचंद गुप्ता और इनके एक और सांसद हैं, वो फंसे हुए हैं, राजद के हैं। अब वो किसी को भेजने की स्थिति नहीं है। इनके पास 25 सीटें हैं, फिर आप सहयोगी गठबंधन सब मिला लोगे, सब एकदम टाइट वोटिंग होगी, तब आपके पास बनेंगे। 41 सीटों की जरूरत है कुल मिलाकर, जरा इधर उधर नहीं हुआ तब, वरना तो गई। और हो सकता है कि ना ही मिले इन्हें, बड़ा मुश्किल है। राजद का
के सांसद जो अभी इनके पास 2 सीटें हैं वो इनके हाथ से जा सकती हैं और ये सीटें पूरी तरह से एनडीए के खेमे में आएंगी, जिसमें 2 बीजेपी 2 जदयू, या अगर एक इस तरफ भी आ गया तो फिर वो किसके खाते में होगी, जदयू या बीजेपी, ये लोग ये अपना फैसला करेंगे। लेकिन यहाँ राजद की हालत खराब है। कांग्रेस के तो देखिए जैसे कि 6 विधायक है कांग्रेस के, तो वैसे ही नाराज रहते हैं बिहार में। बड़ी मुश्किल, राहुल गांधी जो डिप्टी सीएम से मिलने में इतना समय लगाते हैं, आप समझिए, सीएम से नहीं मिलना चाहते वो अपने ही, वहां 6 विधायक बिहार के उनको बुलाने पड़े। राहुल गांधी ने तेज रफ्तार से उनके साथ मुलाकात की। क्यों? क्योंकि सब जाने वाले थे, संपर्क से बाहर हो गए थे। और अभी तो शुरुआत हुई है, समझिए कि अभी के चुनाव में जब ये हाल है तो 5 साल वो इनके पास बैठ पाएंगे, वो भी मौका तलाश रहे होंगे। तो यहाँ कांग्रेस के जो 6 विधायक है वो तो पहले ही ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। बंगाल की बात करते हैं, 5 सीटें खाली है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का तो डब्बा गोल है, कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, ममता बनर्जी को 4 मिल सकती है, एक बीजेपी के खाते में जा सकती है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आपको 50 सीटों की जरूरत है। ममता बनर्जी के पास 200 से ज्यादा विधायक हैं। हालांकि किसको राज्यसभा भेजे इसका झगड़ा तो अपना ही है, वो वहां भी चल रहा है और ममता बनर्जी को उसी में मैनेज करना है। चुनावी साल है तो सबको खुश रखने की भी जरूरत होती है, तो ये ममता बनर्जी के सामने ये चुनौती बनी हुई है। तमिलनाडु की बात करते हैं, 6 सीटें हैं। वहां पर भले ही डीएमके और कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन वहां समस्या यह है कि डीएमके कांग्रेस को कुछ देना नहीं चाहती। 6 सीटें हैं, 4 डीएमके के पास, 2 एआईडीएमके के पास जा सकती है। 34 सीटों की जरूरत है जीतने के लिए। अब कांग्रेस चाहती है कि डीएमके कुछ वहां भी दे दे, एक का सीट दे दे, सहयोग कर दे, लेकिन यह डीएमके देने की इच्छा रखती नहीं है। जैसे कि विधानसभा में इनका हाल हो रहा है कि विधानसभा में कांग्रेस सीटें मांग रही है, पावर शेयरिंग मांग रही है कि अगर सत्ता में आए तो हमारे भी मंत्री बनेंगे, हमारी भी सरकार में जगह होगी। लेकिन डीएमके का कहना है कि लो कुछ दे रहे हैं, इसे खैरात समझो, बस इतने से मतलब रखो, तुमको सत्ता में जगह नहीं मिलेगी। तो वहां कांग्रेस एक तरह से वो छोटा भाई भी नहीं मानती है डीएमके कांग्रेस को, वो बस ऐसे ही है कि रहो ना रहो हमारे साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वाला हिसाब चल रहा है। तो कांग्रेस के लिए वहां से कुछ निकलना बड़ा मुश्किल है। अब उन राज्यों की बात कर लेते हैं जहां पर कांग्रेस के पास हाथ में तो है लेकिन हाथ से जाता हुआ भी दिख रहा है। हिमाचल में एक सीट है, लेकिन हिमाचल में इतिहास ऐसा रहा है, अतीत ऐसा रहा है इनका, जहां ये सरकार होते हुए भी नहीं जितवा पाए। अभी की बात करें तो 35 वोट चाहिए जीतने के लिए, कांग्रेस के पास 40 है, बीजेपी के पास 25, अन्य 3 है। तो इससे तो साफ लग रहा है कि एक सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। ये सबको पिछली बार भी लग रहा था, लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस के अंदर अपनी लड़ाई बहुत है, मुख्यमंत्री को लेकर झगड़ा हुआ ही था, बड़ी मुश्किल से शांत कराया गया। अब उसके बाद इन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा। अभिषेक मनु सिंघवी बाहर ही, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश में नेताओं में बड़ा गुस्सा हुआ कि आप सरकार में लेकर तो पहले ही नाराजगी चल रही है आपस में, आप एक राज्यसभा में किसी को भेज सकते थे, तो आपने उसमें भी अभिषेक मनु सिंघवी को घुसा दिया। अभिषेक मनु सिंघवी से हिमाचल की राजनीति में रत्ती भर फायदा नहीं होना है। वो तो इन्हें इसलिए घुसाते हैं क्योंकि कांग्रेस के केस लड़वाने सबसे ज्यादा राहुल गांधी के केस लड़ने हैं, सबसे ज्यादा तो उन्हीं के ऊपर आरोप लगे रहते हैं और आए दिन उनकी हियरिंग होती है, बड़े बड़े वकील जाते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी को तो सेट करना था, करोड़ों की फीस भरेगी कांग्रेस, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या कि बीजेपी ने भी वहां उम्मीदवार उतारा, देखा कांग्रेस के अंदर बटा हुआ है, तो हर्ष महाजन बीजेपी के जीत गए। अब ये कांग्रेस के लिए शर्म की बात थी, बहुमत में हो, सरकार में हो, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। अब भी यही होने की स्थिति है, इसलिए बीजेपी की प्लानिंग है कि वहां पर पहले कांग्रेस का इंतजार कर रही है कि कौन से उम्मीदवार को उतारते हैं। कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि उसके पास बहुत कम जगह है जहां वो अपने बड़े नेताओं को राज्यसभा में ला सकती है। कांग्रेस के पास एडजस्ट करने के लिए राज्य है नहीं। अगर हिमाचल में कांग्रेस लाती है तो फिर से पार्टी बढ़ सकती है और बीजेपी हिमाचल का ही कोई उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। तो यहाँ ये समस्या चल रही है कांग्रेस के साथ, तो जो एक सीट मिल सकती है वो भी हाथ से निकलने की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा में 2 सीटें हैं, एक कांग्रेस के पास जा सकती है और एक बीजेपी के पास आ सकती है। इन दोनों के पास इतनी संख्या है, लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या तो यहाँ भी ये है कि बटी हुई है, कोई शैलजा गुट है, कोई चौधरी गुट है, कोई हुड्डा गुट है, और यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने जैसे सारी ताकत सौंप दी, जो इनके अध्यक्ष भी हैं वो भी हुड्डा समर्थक ही हैं कुछ हद तक, विधायक दल का नेता भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया।
तो दोनों पिता पुत्र जो है वो हरियाणा कांग्रेस में फिर से हावी हो गए हैं, जिससे कि सुरजेवाला, शैलजा गुट जो है ये परेशान है। और अगर भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस राज्यसभा में एक सीट पा लेती है, जो कि अभी दोनों सीटें बीजेपी के पास है, अगर पा लेती है तो फिर ये तो भूपेंद्र हुड्डा की तो वाहवाही हो जाएगी, दबदबा बन जाएगा। तो वहां भी बड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस के पक्ष में ये सीट जाए। और पिछली बार क्या हुआ था, 2 बार से लगातार हो रहा है कि कांग्रेस वहां पर जीत नहीं पा रही है। इससे पहले कार्तिकेय शर्मा और उससे पहले सुभाष चंद्रा, बीजेपी ने राज्यसभा में अपने उम्मीदवार जितवा लिए, क्रॉस वोटिंग हुई थी जमकर। तो यहाँ भी हरियाणा में एकजुट रखना मुश्किल है, संख्या बल है लेकिन वो आपके पक्ष में वोट डालेंगे, इसका कांग्रेस को कोई पक्का नहीं है, कोई श्योरिटी उसकी नहीं है। असम की बात करते हैं। असम में 3 सीटें खाली हैं, 2 बीजेपी के पास है, एक कांग्रेस समर्थित एक नेता है उनके पास है। यहाँ पर 2 तो मिल सकती है, बीजेपी को आराम से मिल सकती है। तीसरी पर वही बात है, कांग्रेस के साथ फिर वही रिपीट हो सकता है जो कि इनका यहाँ पर हरियाणा और हिमाचल में चल रहा है। तो यहाँ पर भी 3 सीटें बीजेपी फाइट करेगी इसके लिए। तो फाइट करेगी तो कुछ सोच समझ कर करेगी, तो यहाँ कांग्रेस फंस सकती है। छत्तीसगढ़ में दोनों सीटें जो खाली हो रही है उसमें कांग्रेस के इस वक्त सांसद है, लेकिन एक कांग्रेस के हाथ से जाना तय है। 31 के आपको वोटों की जरूरत है और बीजेपी के पास 54 है, 35 जो है कांग्रेस के पास है। अब कांग्रेस का मामला टाइट है, 4 ही अतिरिक्त है इनके पास, 4 या 5 अतिरिक्त है, एक कम हो गया तो मामला गया। तो इस यहाँ पर भी इनके पास एक सीट तो जाएगी, वो तो तय है, दूसरी सीट भी जा सकती है क्रॉस वोटिंग तो अगर हो गई, क्योंकि 4-5 को इधर उधर किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी कांग्रेस के लिए मुश्किल है। अब तेलंगाना की बात कर ले। तेलंगाना में कांग्रेस इस वक्त जो है, एक सीट कांग्रेस के पास है, दूसरी सीट बीआरएस के पास है, जिसमें जो केसीआर है के सुरेश रेड्डी, उनके पास ये सीट है। कांग्रेस की प्लानिंग ये है कि इस पर हम दोनों सीटों पर हम जीते। एक सीट पर कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी है, जब हिमाचल हारे थे तो तेलंगाना से लेकर आए थे उन्हें। कांग्रेस चाहती है कि जो केसीआर की सीट है बीआरएस के पास है वो इन्हें मिले और इन्हें ये बी सुदर्शन रेड्डी को वहां पर उतारे, जो कि पूर्व जज हैं, जिन्होंने भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। यहाँ जीतने के लिए 40 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस के पास 64 है, बीआरएस के पास 39 है, बीजेपी के पास 8 है, एआईएमआईएम के पास 7 है और इसके अलावा सीपीआई के पास 1 है। तो अगर बीआरएस और बीजेपी साथ होते हैं तो यहाँ बीआरएस आराम से एक जीत सकती है। अब कांग्रेस वहां पर देखिए स्थिति ये है, वहां बीआरएस के साथ वो स्थिति है जो कांग्रेस के साथ हरियाणा और हिमाचल में है। बीआरएस में बहुत टूट फूट चल रही है, कई विधायकों ने पाला भी बदला है, कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं। बीजेपी वहां पर इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि वो वहां से 2 जिता सकती है। और ये बी सुदर्शन रेड्डी ऐसे नहीं हारने के लिए तैयार हुए थे, ये साफ दिखाता है कि क्यों चुनाव लड़ा था उपराष्ट्रपति के लिए। उनको पता था कि वो हारेंगे, ये तो सबको पता था कि हारेंगे, संख्या बल था नहीं, लेकिन देखिए अब रिवॉर्ड मिल रहा है। अब संसद में भेजा जा रहा है, राज्यसभा में बी सुदर्शन रेड्डी के लिए जुगाड़ किया जाएगा। यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी को तो भेजना ही है, रिपीट करेंगे ही। बी सुदर्शन रेड्डी के लिए बीआरएस को बीजेपी को तोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर एआईएमआईएम से भी समर्थन लेने की कोशिश करेंगे, तो ये चलेगा। तेलंगाना में कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है कि 2 सीटें जीत ले। तो अगर ये कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी बहुत आसानी से 13 तो जीत ही रही है, जिसमें इसके पास क्लियर बहुमत है। लेकिन अगर इधर उधर हेर फेर होती है तो बीजेपी की ये सीटें 16-17 तक पहुंच सकती है, वहीं कांग्रेस मात्र 2-3 पर सिमट सकती है। तो कांग्रेस का बड़ा नुकसान होने वाला है। साथ ही अगर एनडीए के लेवल पर देखें तो यहाँ पर बीजेपी की और सीटें, एनडीए की और सीटें बढ़ने वाली है। तो जो राज्यसभा में एक कमजोरी हुआ करती थी, अब वो बीजेपी को ये समस्याएं कम होंगी, यहाँ अपनी सीटें भी बढ़ेंगी, जिससे कि आपको एनडीए की भी सीटों की कम जरूरत पड़ेगी। तो ये बड़ा बदलाव अभी होने वाला है। आगे भी अभी और चुनाव है, कुल मिलाकर 72 सीटें राज्यसभा की खाली होंगी, 37 पर अभी चुनाव है, आगे और चुनाव होने हैं, उसमें भी बदलाव होगा और बीजेपी धीरे धीरे राज्यसभा में अपनी संख्या अब बढ़ाती जा रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।